हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोगों का इकोनॉमिक्स का रिवीजन का पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों का रिवीजन पार्ट फर्स्ट आ चुका है, जिसके अंदर मैंने 3-4 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स का रिवाइज करवाए थे। आज हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स के सेकंड रिवीजन वीडियो के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए एंड इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना भूल गया था एक्चुअली में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी LDMU, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको H.H. गोसेन ने दिया था। H.H. गोसेन ने दिया था, ठीक है। एंड इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। तो इसको याद रखना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको सिंपल याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी H.H. गोसेन ने दिया था। इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आपको दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये भी H.H. गोसेन ने ही दिया था, एंड इसको गोसेन का सेकंड लॉ कहते हैं, ठीक है ना, सेकंड लॉ कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन का सेकंड लॉ है, ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अपना चैप्टर का नाम है डिमांड। अब दोस्तों डिमांड चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो चाहिए उसको देखते हैं। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का दोस्तों मतलब ये होता है जब भी एक इंसान सामान को खरीदना चाहता है, पैसा खर्च करने के तैयार है और पैसा खर्च भी कर रहा है, ठीक है। अगर ये तीन चीजें किसी चीज के अंदर हैं तो वो डिमांड कहलाएगी। अगर आपको भैया सैमसंग का फोन चाहिए, बस आपको चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगी। अगर आपको चाहिए, आपके पास पैसा भी है, तब भी ये डिमांड नहीं कहलाएगी, क्योंकि अभी आप पैसा खर्च करने के तैयार नहीं है। तो ठीक है, डिमांड के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। पहला कि एबिलिटी टू परचेज, खरीदने की औकात होनी चाहिए। विगनेस टू परचेज, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। एंड विगनेस टू एक्सपेंस मनी, पैसा खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग डिमांड बोलेंगे। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। अब दोस्तों डिमांड की मीनिंग यहाँ पे क्या है देखते हैं। डिमांड की मीनिंग क्या है देखते हैं। दोस्तों डिमांड का मतलब होता है किसी भी सामान की कोई क्वांटिटी, किसी भी सामान की कोई क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, अलग अलग दामों पे, बट टाइम सेम होना चाहिए। कोई भी सामान जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है अलग अलग दामों पे, बस सेम टाइम पे, इसको बोलते हैं डिमांड। आपको फोन खरीदना है, आप मार्केट में गए फोन खरीदने के लिए, तो भैया आप लोग क्या करें, अलग अलग दामों के फोन देख रहे हो, बट फोन खरीदोगे कब? उसी टाइम पे खरीदोगे। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय अ पर्टिकुलर प्राइस, किसी एक दाम पे एट अ डिफरेंट पीरियड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे प्राइसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड रिफर टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर विलिंग टू परचेज एट अ डिफरेंट प्राइसेस एंड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब दोस्तों डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी इंसान की डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी इंसान की इनकम है वो बढ़ेगी या घटेगी तो डिमांड के ऊपर असर पड़ेगा। किसी भी सामान का दाम घटेगा या बढ़ेगा तो डिमांड के ऊपर असर पड़ेगा, ये बाद में देखेंगे। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ सकती है, और पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड घट सकती है। टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, किसी सामान के लिए हमारा टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, प्रेफरेंस हमारी चाहत चेंज हो गई, तो डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। किसी ना किसी सामान की डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। हमको भैया ब्रू की कॉफी बहुत पसंद थी, ठीक है, अब मुझे नेस्कैफे की पसंद आ गई, तो ब्रू की कॉफी का डिमांड में भी कम हो सकता है और नेस्कैफे की डिमांड बढ़ सकती है। एडवर्टीजमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सामान की डिमांड को बढ़ाने में। जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा, लोग स्टिमुलेट, मोटिवेट होकर सामान को खरीद देते हैं, ठीक है। सामान भाई खराब क्यों ना हो, बट एडवर्टीजमेंट के कारण डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर लगता है किसी को, इंसान को, या ऐसा होने वाला हो कि फ्यूचर में किसी सामान का दाम बढ़ने वाला है, मतलब इंक्रीज होने वाला है, तो होता क्या है कि हम लोग पहले से सामान खरीद देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी सुनने में आता है कि कल पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला होता है, तो आज ही लोग पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक लेके पहुंच जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, पता नहीं 2 रुपए बचा के क्या करेंगे, वो बात की बात है।
तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये सारे फैक्टर्स हैं, हमको फैक्टर्स के नाम को एकदम रटा होना चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गुड्स, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन द प्राइस इन फ्यूचर। तो ये भैया आपको पता होना चाहिए कि ये सब फैक्टर्स हैं जिनके कारण डिमांड के ऊपर असर पड़ता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है डिमांड, सॉरी डिमांड बढ़ रहा है या तो घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे डिमांड कर्व, जब भी डिमांड को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, किसके फॉर्म में देखते हैं, ग्राफ के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व यहाँ पे मीनिंग देखिए ना, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस एंड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और डिमांड कर्व दोस्तों डाउनवर्ड स्लोप होता है, इसको याद रखना। डिमांड देखिए ऐसा बनता है, ठीक है। अब कोई ऐसा नहीं बना देगा बजट लाइन की तरह, डिमांड ऐसा होता है, ठीक है, ओके। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब डिमांड को हम लोग टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं। ये देखिए बस यही चीज यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में है और यहाँ पे टेबल के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, इसको बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं डिमांड फंक्शन के ऊपर। ये डिमांड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या होता है दोस्तों, डिमांड में और उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग थे, जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग थे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड के डिमांड के फैक्टर अफेक्टिंग में जो भी रिलेशनशिप था उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, डिमांड के जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग हैं उनके कारण डिमांड के ऊपर असर पड़ता है, तो इस जो ये इनका जो रिश्ता है, इसी रिश्ते को बोलते हैं डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन इज दी फंक्शनल, ठीक है, या फिर आप लोग टेक्निकल भी कह सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। कितने कितने फैक्टर अफेक्टिंग है चलिए याद करते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गुड्स, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द राइज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। तो भैया जितने भी डिमांड हैं, डिमांड के फैक्टर अफेक्टिंग है, उनका डिमांड के साथ में जो भी रिश्ता होता है उस रिश्ते को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अगर आपसे पूछ दिया टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स अदर डिटर्मिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, तो बहुत बच्चे लॉ ऑफ डिमांड टिक करके आ जाते हैं, भैया ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, ठीक है। चलिए खत्म कहानी, ये सब नहीं पढ़ना अपने को। अब भैया यहाँ पे रिलेटेड गुड्स, दोस्तों जब मैंने आपको प्राइस ऑफ गुड्स की बात की थी, तो देखिए गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लेता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं अगर हमको कोई एक गुड्स पसंद नहीं आया तो हम दूसरे गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। हमको चाय बनाना, चाय नहीं मिले तो कॉफी से काम चल सकता है, हमारी यूटिलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, 100% नहीं होगी बट 80-90% हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं एक नेम या तो उसके बदले दूसरा यूज कर सकते हैं। टी नेम या तो कॉफी, कॉफी नेम या तो टी, टी और कॉफी बेस्ट एग्जांपल हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यूज कर सकते हैं फॉर ईच अदर, टी और कॉफी, बॉल पेन या इंक पेन। ये एग्जांपल बहुत पूछता है, ठीक है, जो एक दूसरे के बदले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की एक खास बात, ये देखिए टी है, ये है आपका कॉफी। अब कॉफी का दाम बढ़ा, कॉफी का दाम बढ़ेगा तो टी का जो है डिमांड बढ़ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉफी का अगर दाम बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड भी तो घट जाएगी। अरे हाँ भैया हाँ, कॉफी की डिमांड घट जाएगी, बट अपने को सामने वाले गुड्स के बारे में बताना है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है। तो कॉफी का प्राइस बढ़ने के कारण चाय की डिमांड भी बढ़ जाएगी, याद रखना इस बात को, ठीक है। एंड अगर कॉफी का प्राइस घटता है तो भैया चाय की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, कॉफी का अगर प्राइस घटेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये तो हमको पता है, बट हमको इसका इफेक्ट सामने वाले गुड्स के ऊपर बताना है। तो आप लोग समझ गए होंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशनशिप होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ओके, मैं वेट कर रहा हूं। अब दोस्तों कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो अधूरे होते हैं, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। भैया कार खरीदोगे तो पेट्रोल भी तो खरीदना पड़ेगा, कि पेट्रोल कहाँ डालोगे आप लोग, ठीक है, कार को पानी से तो चलेगी नहीं, तो वो गुड्स। अब दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं,
जिनकी डिमांड ज्वाइंटली की जाती है, याद रखना इस वर्ड को, जिनकी डिमांड ज्वाइंटली की जाती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोज गुड्स होज डिमांडेड ज्वाइंटली इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। एंड जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है, कार पेट्रोल हो गया, पेन और इंक हो गया, ब्रेड और बटर हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिनकी डिमांड एक साथ में की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लो, ये आपका है पेट्रोल, ये आपका है कार, ठीक है। अब मान लो कार का दाम बढ़ गया, कार का दाम बढ़ गया, तो नॉर्मल सी बात है कि पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कार का प्राइस घट गया तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल है, ठीक है। दोस्तों ये डिफरेंस, ये आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये अपोजिट हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। ये आप लोग खुद से पढ़े ना, इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का नियम क्या कहता है? डिमांड का नियम बस इतना सा कहता है कि भैया अदर चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका एक वर्ड है, इसको कॉपी में नोट करके रख लो, ठीक है, स्पेलिंग के साथ, सेटेरियस पेरिबस। इसका मतलब होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, CETIIS सेटेरियस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि डिमांड के जितने भी फैक्टर होंगे उनके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट प्राइस, ठीक है, अंदर, ठीक है। तो डिमांड के जितने भी फैक्टर होंगे उसके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट प्राइस को। तो दोस्तों डिमांड का नियम ये कहता है कि डिमांड के जितने भी फैक्टर हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहेंगे। अब क्या होगा, अगर किसी सामान का दाम बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये एजम्पशन के तौर पे याद करना है कि ऑल दी फैक्टर्स आर कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये अगर नहीं लिखा हो तो आप लोग ये समझिए ना, इसका मतलब यही होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो डिमांड का नियम ये कहता है कि अदर चीजें अगर कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट प्राइस, तो प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड घट जाएगी, और प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। किसी भी सामान की, अगर किसी सामान का प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट जाएगी, और प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये देख लीजिए, प्राइस बढ़ा डिमांड घटी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी, ठीक है। इसको दोस्तों याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो चुका अपना, ये डिमांड का नियम आपको बताया, ये देखिए एक्सप्लेनेशन कराया है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब कह रहा है दोस्तों कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, या फिर क्यों जब भी किसी सामान का दाम घटता है तो हम लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं। वाई मोर गुड्स इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल। सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है, सिंपल सी बात है। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ये दिखाता है कि हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं जब भी उसका दाम कम होता है, ठीक है, यही दिखाता है ना भैया। तो देयर इज अ इनवर्स, कौन सा रिलेशनशिप होता है, याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है सामान के दाम में और उसके डिमांड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब पहला रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भैया डिमांड का कर्व डाउनवर्ड होता है, क्योंकि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कैसी होती है, ये देखिए यहाँ पे आती है, उसके कारण आपका डिमांड कर्व नीचे होता है। किसी भी कारण से अगर हम लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ बनेगा, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा इनकम इफेक्ट। अब बहुत बच्चे समझते हैं इनकम इफेक्ट का मतलब होता है इनकम बढ़ गई। अरे मेरे भाई, इनकम नहीं बढ़ सकती है क्योंकि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, सेटेरियस पेरिबस, तो अदर चीजें नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, जब किसी सामान का दाम गिर जाता है तो इंसान की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा सामान खरीद पाता है, और ज्यादा सामान खरीदता है डिमांड कर्व नीचे बनता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब कि आपको मैंने पीछे बता दिया था टी और कॉफी का एग्जांपल, तो इसके कारण में डिमांड कर्व नीचे बनता है। अट्रैक्शन ऑफ न्यू कस्टमर, जब भी नए नए कस्टमर मार्केट में आएंगे, जैसे कि सैनिटाइजर और मास्क कोई नहीं खरीदता था, बट इतना दिक्कत आ गया, सैनिटाइजर मास्क की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई तो नए कस्टमर आ गए तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड कर्व नीचे बनने लगा। किसी सामान का जब बहुत ज्यादा यूज होता है और उसका प्राइस अगर घट जाता है तो हम लोग उसको और खरीदने लगते हैं। जैसे दूध का प्राइस जब भी घटता है तो लोग घर में और दूध खरीद देते हैं, सोचते हैं कि मक्खन बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, ठीक है,
तो ये भी एक रीजन है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे डिमांड के एक्सेप्शंस हैं कि डिमांड का नियम जो है काम क्यों नहीं करता। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे डिमांड का नियम काम नहीं करता है। तो याद रखना, गिवन गुड्स, जिसको कुछ लोग इंफीरियर गुड्स भी कहते हैं। गिवन गुड्स क्या होते हैं? घटिया क्वालिटी के गुड्स, ठीक है, घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं वो गुड्स, ठीक है, मतलब कि भैया चावल है थोड़ा क्वालिटी इसकी खराब है, ऐसा नहीं कि एकदम खा भी नहीं सकते, हाँ थोड़ी घटिया होती है। गिवन गुड्स आर हाई इंफीरियर शोइंग वेरी नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ये लोग नेगेटिव इनकम इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब होता है इनकम बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग घटिया क्वालिटी का सामान खरीदने लगेंगे। एज अ रिजल्ट व्हेन अ प्राइस ऑफ सच गुड फॉल, जब गिवन गुड्स का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड भी गिर जाती है, भाई वो सस्ता क्यों ना हो गया हो, क्योंकि उसका प्राइस गिरने से इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी हाई हो गई होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं गिवन पैराडॉक्स। जब भी किसी घटिया क्वालिटी का सामान का दाम गिरता है तो उसकी डिमांड को भी हम लोग गिरा देते हैं, इसी को बोलते हैं गिवन पैराडॉक्स, याद रखना। मतलब कि गिवन गुड्स के केस में डिमांड का नियम काम नहीं करता। डिमांड का नियम ये कहता है किसी भी सामान का दाम घटेगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, बट यहाँ पे क्या हुआ, घटिया क्वालिटी का गुड्स था, डिमांड घटी, और भैया सॉरी प्राइस घटा, डिमांड भी घट गई, तो काम नहीं किया डिमांड का नियम। दूसरा नेसेसिटी गुड्स, भैया जो जरूरी चीजें के जरूरी गुड्स होते हैं उसमें भी डिमांड का नियम काम नहीं करता। जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, नमक का दाम गिर जाएगा या बढ़ जाएगा तो आप लोग डिमांड घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि नमक के बिना खाना ही नहीं खा सकते, ठीक है। लाइफ सेविंग गुड्स मतलब नेसेसिटी गुड्स, मेडिकल इमरजेंसी वाले गुड्स, दवाइयों का दाम कितने भी बढ़ जाए हम लोग दवाई खरीदेंगे क्योंकि भैया जान तो बचानी है ना, ठीक है। अब आते हैं इरैशनल जजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, जब एक इंसान किसी सामान की क्वालिटी को पहले ही जज कर लेता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सैमसंग का एक फोन आता है S9, जब वो फोन आया था तो वो 50-60 हजार का था, आज के टाइम पे वो फोन 20-25 हजार का मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस सामान का दाम अगर गिर गया तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा फोन है वो। अब कोई जाके खरीद मत है ना भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ओल्ड मॉडल है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई खरीदे फिर कैसे आपने तो कहा था अच्छा फोन है, ऐसा नहीं है। तो भैया बात को समझो, वो फोन 50-60 हजार का आया था, मतलब कि अच्छा फोन है तो भैया क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन उसका दाम गिर गया क्योंकि मॉडल पुराना हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी खराब होगी। कस्टमर क्या करता है, सामान की क्वालिटी को पहले ही जज कर लेता है, कहता है ये तो खराब है खराब, तो भैया ऐसा नहीं है, एंड वो सामान को खरीदता ही नहीं है क्योंकि सामान का दाम गिरा और उसने डिमांड को भी गिरा दिया, खरीदता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक रीजन है आपका डिमांड का नियम नहीं काम करने का, ठीक है। बोल जाए अब यहाँ पे, क्या डिमांड कर्व ऐसा बन सकता है? भैया जब डिमांड का नियम फेल हो जाएगा, जब डिमांड का नियम फेल हो जाएगा तो डिमांड कर्व कैसा बन जाएगा? सीधा बन जाएगा। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस के केस में डिमांड कर्व सीधा बन सकता है, ठीक है। डिमांड कर्व अपना यहाँ पे खत्म होने वाला है दोस्तों। मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका दूसरा नाम है, याद रखना। थोड़ा सा गंदगी हो गई है, ठीक है, आप लोग समझ जाना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब सेम होता है। इसका मतलब कि मूवमेंट, डिमांड के अंदर मूवमेंट होगा, ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि सामान का दाम में चेंज होगा और बाकी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। सामान के अंदर, डिमांड के अंदर मूवमेंट होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि प्राइस चेंज होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व मतलब अप एंड डाउन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे या तो होगा एक्सटेंशन या तो होगा कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व में या तो होगा एक्सटेंशन या तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, अपने को याद करना है। कहीं कहीं पे इसको एक्सपेंशन भी बोला जाता है, तो भैया ये मत करना सर आपने तो एक्सटेंशन ही बताया था, एक्सपेंशन भी होता है। अब देखो ऑकर व्हेन क्वांटिटी, देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस घटी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, बाकी चीजें चेंज नहीं होंगी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड क्या हो गया? फॉल इन दी ओन प्राइस ऑफ द गुड्स, तो भैया सामान की डिमांड बढ़ गई। डायग्राम भी देख लो इसका, ये देखो डिमांड यहाँ पे थी और यहाँ पे आ गया। पहिए सामान का दाम कितना था? 5 रुपए था, तो हम लोग डिमांड कर रहे थे एक सामान, जब सामान का दाम 1 रुपया हो गया तो हम लोग अपनी डिमांड को बढ़ा दिए, अब 5 डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड का ऊपर से नीचे आ जाता है, इसलिए डिमांड का नीचे भी बनता है, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये जो मूवमेंट होता है ये एक्सटेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, देख लो,
यहाँ पे प्राइस 1 से 5 बढ़ गई और डिमांड जो है 5 से 1 डिमांड घट गई। ठीक है, देख लो यहाँ पे भाई यही चीज क्या हो गया, बस ऊपर हो गया। ठीक है, ये भी ऊपर नीचे हो गया बहुत। ठीक है, तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन समझ गए। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, चेंज इन डिमांड बोलते हैं, जिसमें डिमांड कर्व या तो आगे खिसक जाएगा या तो पीछे खिसक जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, शिफ्ट जो होता है वो अदर चीजों के कारण होता है, अदर थिंग के कारण होता है, और जो मूवमेंट होता है वो प्राइस के कारण होता है। याद रखना, मूवमेंट जो होता है वो प्राइस के कारण होता है, शिफ्ट जो होता है वो अदर चीजों के कारण होता है, जिसमें प्राइस आपकी चेंज नहीं होगी। शिफ्ट जो होता है वो या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, टेस्ट चेंज हो गया हो, फैशन, पॉपुलेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब चेंज के अंदर नया डिमांड कर्व बन जाता है, देखते हैं यहाँ पे कैसे। अब देखो चेंज होगा या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड को बोलेंगे फॉरवर्ड या फिर राइटवर्ड को बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। देखो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस देखो चेंज नहीं हुई है, जितनी थी उतनी ही है। मानो कि इनकम बढ़ गई हो तो भैया इंसान ने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब डिमांड बढ़ा दिया देखो डिमांड कब आगे शिफ्ट हो गई, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट को भी देख लो, जब इनकम देखो सॉरी प्राइस में चेंज नहीं हुआ, अब इनकम घट गई हो तो डिमांड घटा दी गई, तो बैकवर्ड शिफ्ट। तो मूवमेंट जो होता है वो प्राइस के कारण होता है, शिफ्ट जो होता है वो अदर चीज के कारण होता है। मूवमेंट के अंदर एक्सटेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया आपका। इसके अंदर कोई नई डिमांड कर्व नहीं बनती है, ऊपर नीचे होता रहता है, और इसमें या तो आगे बन जाएगी या तो पीछे बन जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना भैया, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, कहानी खत्म भैया, अपना डिमांड चैप्टर खत्म हो गया पूरा। डिमांड से आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखें क्या है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या चाहिए इसको भी देखते हैं। अब दोस्तों प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, मतलब कि अब देखो यहां पे हम लोग इनपुट का मतलब समझेंगे, इनपुट का मतलब समझेंगे रॉ मटेरियल, आउटपुट का मतलब समझेंगे फिनिश गुड्स। ठीक है, इनपुट का मतलब समझेंगे रॉ मटेरियल, आउटपुट का मतलब समझेंगे फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड सो दैट इंसान की नीड क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। प्रोडक्शन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि इंसान की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। इन अदर वर्ड्स किसी भी सामान के अंदर यूटिलिटी को क्रिएट करना। अब कहीं ये जंगल से काट के आए, कोई काम का नहीं है, काट के फर्नीचर बना दिए, तो उसके अंदर हमने यूटिलिटी क्रिएट कर दी, सेटिस्फैक्शन पहुंचाने की ताकत को डाल दिया, तो मतलब इस प्रोसेस को भी प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, अगर आपसे पूछ देगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जैसे डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड और अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बीच में एक रिश्ता होता है, वैसे ही प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर ये फिजिकल मत भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिश्ता होता है इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, बस कहानी खत्म, जरा बुद्धि नहीं खर्च करनी है। अब देखो दोस्तों, अब ये जो अपना है लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बाद में हमको ये काम आएगा, मतलब कि लैंड की मदद से, लेबर की मदद से, कैपिटल की मदद से, एंटरप्रेन्योर की मदद से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इसके ऊपर क्या मतलब होता है, कैपिटल मतलब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में बताएंगे अभी। अब देखो दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप का होता है, शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग एंड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट एंड मतलब कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लॉन्ग एंड का मतलब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है इट रिफर टू प्रोडक्शन इन शॉर्ट एंड, कम टाइम पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब बहुत कम टाइम, वेयर सारे फैक्टर को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। फैक्टर दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर।
फिक्स फैक्टर मतलब हो गया मशीन बिल्डिंग, और वेरिएबल फैक्टर मतलब हो गया वेजेस, ठीक है, वर्कर का वेजेस। तो शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन रिफर टू वेरी शॉर्ट पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर कैन नॉट बी, जहां पे हम लोग सारे फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जिन फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, जिन फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते उनको बोलते हैं फिक्स फैक्टर। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, टाइम मेरे पास कम है, हमको प्रोडक्शन करना है, तो भैया हम लोग सारे फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जिन फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिक्स फैक्टर, जिसको नहीं कर सकते उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। एग्जांपल देख लो, ये बाय कैपिटल, रॉ मटेरियल, वेजेस, लैंड, प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब एग्जांपल दिया हुआ है फिक्स वेरिएबल के, ठीक है। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, टाइम बहुत ज्यादा है अपने पास, तो यहाँ पे कोई भी आपका फिक्स फैक्टर होगा ही नहीं, सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर होंगे, क्योंकि हम सबको बढ़ा सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा है अपने पास। इट रिफर टू प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन मोर टाइम वेयर ऑल फैक्टर आर वेरिएबल फैक्टर व्हिच कैन बी इंक्रीज, जिसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट तो पता ही है ना, सामान, जो भी सामान हम लोग कंज्यूम करते हैं। क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय फर्म, जो कि एक फर्म बनाती है लेबर, मटेरियल, कैपिटल, इंटरमीडिएट का इस्तेमाल करके। अब ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट रिफर टू टोटल क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस बाय फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के अंदर फर्म ने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके टोटल जितना सामान बनाया है उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। या फिर अगर मार्जिनल को जोड़ दो तो भी टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका नाम होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न, टोटल आउटपुट। फॉर्मूला क्या है, एमपी को जोड़ दो, जैसे सिग्मा एमयू था ना, यहाँ पे बस एमपी है, मार्जिनल को जोड़ दो एंड एपी इंटू क्वांटिटी, सेम टू सेम। अब देखो स्टार्टिंग में जब अब हम लोग दोस्तों मान के चलेंगे कि हमारा टाइम क्या है, शॉर्ट एन है, क्योंकि आपको क्लास 12th में जो बच्चे बीकॉम मेंटेनेंस है उनको क्लास 12 में बस शॉर्ट एन पढ़ाया जाता है, बीकॉम में जो बच्चे होते हैं उनको लॉन्ग एन भी पढ़ाया जाता है, तो ये बाद में देखेंगे। तो जब स्टार्टिंग में हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, धीमी स्पीड होती है, बढ़ता है तेजी से आता है, फिर अपने मैक्सिमम पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट के अंदर जो चेंज हो गया है और टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 फॉर्मूला याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट में पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, ऐसा नहीं कि एमयू की तरह ये घटेगा, ये पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, ठीक है। अब यहाँ आगे इसका काम आएगा। और एवरेज प्रोडक्ट ये क्या होता है, बढ़ता है बट घटेगा, बट कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो, ये चलता जाएगा साथ में, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये इन्वर्टेड यू शेप का होता है, एपी जो होता है वो उल्टा यू शेप का होता है, याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग, डायग्राम। अब चाहिए हम लोगों ने फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल किया और वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल किया, इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, इसलिए देखिए एक ही एकड़ जमीन हमारे पास है और इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग प्रोडक्शन को वेरिएबल फैक्टर को क्या किया है, बढ़ाया है, ठीक है। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए जैसे हमें वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है फिर घटने लगता है और माइनस में भी चला जाता है। मार्जिनल हमारा देखिए बढ़ा, ठीक है, मैक्सिमम गया और यहाँ पे अपना चला गया, ठीक है। ये है आपका एपी, एपी हमेशा ऐसे आएगा, ठीक, खत्म कहानी उसमें। अभी इसके अंदर हम लोग वो डायग्राम अच्छे से देखेंगे। लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, जिसको हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि भैया ये प्रोडक्शन के फील्ड, मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड का इंपॉर्टेंट लॉ है, कानून है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी कहते हैं, नाम इसका बहुत सारा है। ये शॉर्ट एन का है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट एन का है, जहां पे कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। दोस्तों ये कहता क्या है, ये बस इतना कहता है कि जब भी हम लोग किसी प्रोडक्शन के अंदर फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं और धीमे धीमे फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखे जाते हैं और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन धीमे धीमे बढ़ता है, अपने मैक्सिमम पे जाता है, फिर घटने लगता है। दोस्तों बात को समझिएगा, ठीक है। जब ये आपको बताना चाहता है ये नियम कि भैया जब भी हम लोग कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो फिक्स फैक्टर लगाते हैं और वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं।
फिक्स फैक्टर मतलब हो गया मशीन। अब मशीन को भैया हम लोग बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, या फिर जमीन मान लो, जमीन को बढ़ा नहीं सकते, बट वेरिएबल फैक्टर को कुछ टाइम तक बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कुछ टाइम तक बढ़ेगा एंड उसके बाद हमारा प्रोडक्शन भी डिक्लाइन करने लगेगा, ठीक है। ओके, कुछ एजम्पशन से याद रख लो, ये शॉर्ट टर्म में क्यों काम करता है, कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, ये प्रोडक्शन की फील्ड में अप्लाई होता है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो ये नियम काम नहीं करेगा। डायग्राम देख लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग समझ जाना भैया। ये देखो, ये आपका टोटल, इसमें दोस्तों 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होती है इन लोगों की वो बहुत तेज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पीड बहुत धीमे हो जाती है और यहाँ पे स्पीड धीमे हो जाती है और यहाँ पे डिक्लाइनिंग, इसको नेगेटिव भी कहते हैं क्योंकि ये डिक्लाइन कर रहा है और ये नेगेटिव में आ गया, इसी नेगेटिव कहते हैं। तो ये स्टेजेस के नाम याद रखना एंड इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कितने होते हैं, ठीक है। तो अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कॉस्ट चैप्टर है, कॉस्ट है अपना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसको हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे, सोच रहा हूँ कि 3 पार्ट में कर दूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की ये मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो इसके बाद आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मार्केट चैप्टर बचा होगा। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।